पिछले 20 दिनों के अंदर इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 6 स्ट्रेटेजिक हाइट पर अपना कब्जा कर लिया है। चाइना की तरफ से भी अरुणाचल प्रदेश में एक और फ्रंट खोलने की तैयारी किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर अब FATF की ब्लैक लिस्ट में ऐड होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर अभी फिर से नोतम वार्निंग को इशू किया गया है। इंडियन आर्मी या किसी भी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी किस वजह से फॉरेन कंट्री से स्नाइपर राइफल्स को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, और क्या चाइना की S-400 सिस्टम सच में इसको किसी भी इनकमिंग मिसाइल या एरियल खतरे से बचा सकता है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी पिछले 20 दिनों के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 6 नए स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इन हाइट्स के ऊपर चाइना भी अपना कब्जा करना चाहता था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको वहां से खदेड़कर अपना कब्जा वहां पर कर लिया है। और फिंगर 4 की सबसे बड़ी पीक के ऊपर अभी इंडियन आर्मी की पकड़ मजबूत हो चुकी है। इसके अलावा मगर हिल, गुरुंग हिल, रेजांगला, रेचानला और मुकपरी पीक के ऊपर अभी इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन ये सारे हाइट पांगोंग की साउथ बैंक में मौजूद है। गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक 29 अगस्त को जब चाइना की तरफ से पांगोंग की साउथ साइड में ताकुंग एरिया में कब्जा करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद दोनों ही तरफ से सभी स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा करने के लिए रेस शुरू हो गया था, जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को पीछे धकेलते हुए सभी बड़े हाइट पर कब्जा कर लिया है। और अभी भी इंडियन आर्मी चाइना के मुकाबले ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, और इसी बात को लेकर अभी दोनों ही तरफ से वार्निंग शॉट भी फायर किए गए थे। लेकिन वो जो खबर सामने आया था कि इंडियन आर्मी ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया था, इसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से भी इनकार किया गया। और गवर्नमेंट का कहना है कि ब्लैक टॉप और हेलमेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उनके साइड में है, और इंडियन आर्मी ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं किया था। और अभी इंडियन आर्मी जिन हाइट्स पर मौजूद है वो सभी के सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हमारे साइड में है। और अभी इंडियन आर्मी जिस साइड पर मौजूद है वो ब्लैक टॉप के एकदम करीब है, लेकिन वो इंडियन साइड में मौजूद है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर लगभग 3000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया, साथ ही एक कंबाइंड आर्म ब्रिगेड को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें इन्फेंट्री यूनिट के साथ साथ आर्मर्ड यूनिट भी शामिल है। और इनको अभी रेजांगला और रेचिला हाइट्स पर तैनात किया जा रहा है। बदले में चाइना की तरफ से भी अपनी मोल्डो गैरिसन को फुली एक्टिवेट किया गया है, और यहाँ पर अभी चाइना की तरफ से एडिशनल ट्रूप को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से है। जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में इंडियन ट्रूप्स की तरफ से मिली जबरदस्त रिस्पांस के बाद चाइना अभी अरुणाचल प्रदेश के साइड में भी एक और फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहा है। और PLA यानी कि प्रसिद्ध लंपट आर्मी या परमानेंट लूजर आर्मी को उनकी प्रेसिडेंट सम्मानीय शी जिनपिंग टिंग टिडिंग और 99 पिंग ने अरुणाचल प्रदेश के पास भारत के साथ एक और फ्रंट खोलने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं। और अगर आप रेगुलर डिफेंस अपडेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से चाइना अभी भूटान को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और भूटान की काफी बड़े हिस्से के ऊपर अभी चाइना अपना दावा कर रहा है। और वैसे भी चाइना अरुणाचल प्रदेश को पहले से ही अपना बताता है, और ये उसका हेलोजिनेशन है जिसका कोई इलाज भी नहीं है। और अभी वो अरुणाचल प्रदेश के 4 स्पेसिफिक एरिया में डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर चुके हैं, और ये सभी के सभी एरिया अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसको अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, और चाइना को मैच करने लायक यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। चाइना की तरफ से भी पूरा का पूरा असपला सेक्टर को अपना बताया जा रहा है, जो कि स्ट्रेटेजिकली एक बेहतर लोकेशन है। इसके अलावा चाइना अभी नेपाल के कुछ हिस्सों के ऊपर भी कब्जा करने लगा, और नेपाल के अंदर घुस के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर चुका है। और नेपाल की हुमला डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज सोल्जर आके 8 से 9 नए स्ट्रक्चर को बना चुके हैं, और वहाँ पर वो अभी नेपाल के लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और अभी नेपाल के अंदर वो 2 किलोमीटर तक आ चुके हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। भारत की तरफ से भी एक बार फिर से बे ऑफ बंगाल के ऊपर नोतम वार्निंग को इशू किया गया है, और इस बार इस वार्निंग को काफी लंबे समय तक इशू किया गया है, जो कि 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जारी रहने वाली है। आमतौर पर ये 2 से 3 दिन के लिए दिया जाता है, लेकिन जब भी ऐसे वार्निंग इशू किए जाते हैं उस दौरान किसी न किसी मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। ट्विटर के कुछ ट्रस्टेड OSINT हैंडल्स की बात करें तो उनके मुताबिक ये शायद VVR मिसाइल की टेस्ट होने वाली है, जिसे अभी SU-30 MKI से फायर किया जाएगा। पिछले महीने हमारे SU-30 MKI माइका मिसाइल की IR वेरिएंट को और RVV-SD VVR मिसाइल को फायर किया गया था। ये सभी मिसाइल अभी हाल ही में ही खरीदे गए थे, जिनको अभी SU-30 MKI में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। और अभी शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से RVV-SD और R-27/ET-1 मिसाइल को टेस्ट करने का प्लान किया गया है। कुछ महीने पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 300 RVV-MD
400 RVVSD और 300 के करीब R27ET1 और ER1 वेरिएंट को खरीदा गया था और इनको रशिया की तरफ से भारत को तुरंत ही डिलीवर कर दिया गया था। इन सब के साथ भारत अभी Su-30 MKI में अस्त्र मिसाइल और IWER मिसाइल को भी अगले साल तक फुली ऑपरेशनल करना चाहती है। साथ ही इनको तेजस MK1A फ्लीट में भी प्राइमरी वेपन के तौर पर इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की S-400 सिस्टम को लेके। कल मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना अभी खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि वो अभी ताइवान के ऊपर कब्जा करने वाला है और कल पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से जो फाइटर फॉर्मेशन ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ किए थे वो भी इसी प्लान का एक छोटा सा हिस्सा था। इसके बाद अभी चाइना के लिए साउथ चाइना सी में यानी कि चाइना के साउथ ईस्टर्न पार्ट में भी खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि ताइवान भले ही छोटा देश है लेकिन ये अकेला नहीं और ताइवान पर कब्जा करने के लिए चाइना को यूनाइटेड स्टेट के साथ भिड़ना पड़ सकता है और अभी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी चाइना की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो S-400 सिस्टम है। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी ताइवान को AGM-84 मिसाइल की सबसे एडवांस वेरिएंट को ऑफर किया गया है और अगर यहाँ पर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो ताइवान भी काउंटर अटैक कर सकता है। ऐसे में क्या चाइना की S-400 सिस्टम यहाँ पर ताइवान के मिसाइल को रोक पाएंगे? चाइना ने रशिया से 2017 में S-400 मिसाइल की 2 बैटरी खरीदा था। इनमें से हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं जिनमें 4-4 मिसाइल को कैरी किया जाता है, यानी कि एक पूरी की पूरी बैटरी में एक बार में 16 मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा इसमें कमांड व्हीकल और बाकी सपोर्ट व्हीकल भी शामिल होते हैं। यहाँ पर एक चीज ये है कि चाइना के पास जो S-400 सिस्टम मौजूद है उनकी मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक है और ये लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से किसी भी क्रूज मिसाइल को या फिर स्टेल्थ टारगेट को मार के गिरा सकते हैं। एकेडमी फॉर मिलिट्री साइंस वादिल कोजुलिन के प्रोफेसर ने कहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि S-400 सिस्टम आसानी से यूएस की तरफ से या ताइवान की तरफ से फायर किए गए किसी भी AGM-84 मिसाइल को मार के गिरा सकता है। लेकिन चाइना की S-400 सिस्टम की एक लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ 200 किलोमीटर के अंदर ही एंगेज हो सकता है और यूएस के फाइटर S-400 सिस्टम की किल जोन में आए बिना ही मिसाइल को फायर कर सकते हैं। और सीरिया में भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से S-400 सिस्टम को बाईपास करके अपने टॉमहॉक मिसाइल से स्ट्राइक किया गया था। लेकिन अगर वो सीधे तौर पर S-400 सिस्टम के करीब जाते तो 95% चांसेस यही था कि उनके $multi-million के प्लेन को मार के गिरा दिया जाता। तो यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है और वेपन से ज़्यादा टैक्टिक्स मायने रखने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी चाइना के पास अभी बहुत ज़्यादा S-400 सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से इनको इजीली बाईपास किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर ताइवान की बात करें तो ताइवान के सभी एरिया को एयर डिफेंस सिस्टम से घेरा जा सकता है, क्योंकि ताइवान एक छोटा देश है, जबकि चाइना कभी भी अपने सभी एरिया को और मेनलैंड को पूरी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम से कवर नहीं कर सकता है। अगला अपडेट स्नाइपर राइफल को लेके। रिसेंटली ITBP और हमारे NSG की तरफ से नए स्नाइपर राइफल्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और इसमें फॉरेन कंपनियों को भी अलाउ किया गया है, जबकि पिछले महीने डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए इंपोर्ट बैन लिस्ट में स्नाइपर राइफल भी शामिल थे। तो अगर इसको लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद फॉरेन वेंडर से हम स्नाइपर राइफल को खरीद नहीं पाएंगे और हमें किसी इंडियन स्नाइपर को यहाँ पे इंडक्ट करना पड़ सकता है। अब इस टेंडर में इंडियन कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर हमारे मार्केट में अभी अच्छे ग्रेड की स्नाइपर सिर्फ एक ही कंपनी के पास मौजूद है, जो कि SSS डिफेंस है। लेकिन अभी इसकी स्नाइपर राइफल अच्छी तरीके से टेस्ट नहीं हुआ है, जो कि शायद इस टेंडर के दौरान टेस्ट किया जा सकता है। ITBP की तरफ से अभी 358 स्नाइपर्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था और ये सभी अभी 7.62 × 51 mm की स्नाइपर होने वाले हैं। इनकी ज्यादातर स्पेसिफिकेशन को अभी यहाँ पे पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन ये 7.62 × 51 mm के राउंड होने वाले। लेकिन 7.62 × 51 mm के राउंड के मुताबिक इनकी इफेक्टिव रेंज कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए और अभी इसी स्टैंडर्ड की मॉडर्न स्नाइपर्स की बात करें तो वो आराम से 1000 मीटर तक मार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से डेवलप किए गए इसी स्टैंडर्ड की स्नाइपर की बात करें तो ये स्नाइपर कम और एयर गन ज्यादा दिखता है और दूसरे तरफ इसकी इफेक्टिव रेंज 800 मीटर तक ही सीमित है, जो कि हमारी पुरानी डगनॉप से भी काफी गई गुजरी है। और मैं यहाँ पर ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का स्नाइपर राइफल हमारे NSG कमांडो को दिया जाए या फिर ITBP के जवानों को दिया जाए, जो कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयड है, क्योंकि चाइना के पास जो स्नाइपर होंगे उनकी रेंज कम से कम 1100 मीटर से ज्यादा की होगी। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस वजह से अभी ITBP या फिर NSG की तरफ से स्नाइपर्स के टेंडर में फॉरेन कंट्रीज को शामिल करने का फैसला किया गया। लेकिन यहाँ पर SSS डिफेंस की वाइपर गन को मेरे हिसाब से जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये भारत में बनाया गया अब तक का सबसे बेहतरीन स्नाइपर राइफल है और ये इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को आगे चल के पूरा कर सकता है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है।
पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसे हरकतें किया गया जिससे भारत और पाकिस्तान के संपर्क और खराब होने वाले हैं। रिसेंटली भारत की तरफ से इस्लामाबाद के लिए अपॉइंट किए गए हमारे इंडियन डिप्लोमेट के लिए वीज़ा इशू करने के लिए पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान के लिए जयंत खोबरागड़े को नए डिप्लोमेट के तौर पर अपॉइंट किया गया था। ये 1995 के IFS ऑफिसर हैं और अभी वो हमारे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले वो किर्गिज रिपब्लिक में एम्बेसडर रह चुके हैं। साथ ही रशिया, स्पेन, कजाकिस्तान और पाकिस्तान में भी इनको पहले अपॉइंट किया जा चुका है। लेकिन अभी इनको पाकिस्तान में अपॉइंट करने को लेके पाकिस्तान क्यों इनकार कर रहा है, इसका कोई ठोस वजह यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि बहुत बुढ़े हो चुके हैं और भारत और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशन है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे या मजबूत नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर जयंत जी को पोस्टिंग दिया जाए या फिर किसी और को पोस्टिंग दिया जाए तब भी वो भारत और पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो आगे हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाएगा। वैसे पाकिस्तान को लेके एक और अपडेट है और वो FATF को लेके है। FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा अभी पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बढ़ चुका है और पाकिस्तान के PM इमरान खान खुद ये बात बता चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि पहले से डूबी हुई है वो एकदम से बर्बाद हो सकती है। एक तरफ इमरान खान मीडिया को ऐसे सेंसिबल स्टेटमेंट देते हैं जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद अभी पाकिस्तान बदलने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि मजबूरी इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद हमको ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 21 मोस्ट वांटेड सुअरों को अभी VIP सिक्योरिटी दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये सब पाकिस्तान के VIP हैं। पिछली बार जब FATF का मीटिंग हुआ था उसमें पाकिस्तान ने FATF के द्वारा दिए गए 27 पॉइंट में से अभी भी 13 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी सुअर प्रेमियों की कमी नहीं है जिनकी वजह से ये बार बार ब्लैक लिस्ट में जाने से बच जाते हैं। और अक्टूबर में होने वाली FATF मीटिंग में अगर पाकिस्तान 13 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो ब्लैक लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी सुअर प्रेमी नहीं मानने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।